रमज़ान में खाने पीने से रुक जाने से ना सिर्फ रूहानी ताजगी हासिल होती है बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। आज के हेल्थ कॉन्शियस और फिगर कॉन्शियस लोग वेट मैनेजमेंट के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। Apart from aiding in weight management or weight loss, it also increases insulin sensitivity, repairs cells, enhances brain and heart functioning, and may increase lifespan. To enlighten upon the topic further, I would like to invite here Dr. Sadia Khan ma'am, an intensivist at Fatima Hospital. She is a gold medalist and is striving to benefit the masses with her medical expertise. Dr. Sadia ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर सादिया खान हूँ, कंसल्टेंट एंड आईसीयू एक्सपर्ट इन फातिमा हॉस्पिटल। आज की जो ये डिस्कशन है वो रमज़ान के बहुत सारे फ़ज़ाइल और उनके इंसानी जिस्म पर जो असरात और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं उन पर होगी। सबसे पहले आप सबको आने वाले रमज़ान के महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि रोज़ा जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए है और इसका अजर भी सिर्फ़ अल्लाह ही देगा। रमज़ान का महीना ना सिर्फ रूह की प्यूरिफिकेशन का है बल्कि बॉडी की प्यूरिफिकेशन का भी है। मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि 1400 साल पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बताए अहकामात पर अमल किया और हमें अमल करना सिखाया, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का माने क्या होता है? इसका मतलब है बॉडी से इम्प्योरिटीज़ या फिर टॉक्सिन्स का निकल जाना। हम डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, अपनी स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करते रहें। ऐसा क्यों कहते हैं? इससे आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स निकाल कर प्यूरिफाई होती है। मिसाल के तौर पर एक दरिया का पानी ले लें। दरिया में अगर पानी रुका रहता है तो वो दरिया कुछ वक्त के बाद सड़ने लगता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उससे बदबू आने लगती है। इसी तरीके हमारा ब्लड भी एक दरिया के पानी की तरह है। इसमें नए पानी का आना और पुराने पानी का निकलना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारी ब्लड भी इम्प्योरिटीज़ गेन करती रहेगी। और इसीलिए रमज़ान का महीना जो है ये आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके थ्रू आप स्टोर्ड एनर्जी अपनी यूज़ करते हैं, नई एनर्जी गेन करते हैं और फिर आप आने वाले 11 महीने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं। दूसरा है ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रहना। फास्टिंग में आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है, इससे आपकी बीपी बहुत एफिशिएंटली कंट्रोल रहती है। रोज़ा हमारे लिपिड प्रोफाइल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है और आपको बहुत सारे हार्ट डिजीज़ से बचाता है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो रोज़ा स्टार्ट करने के 4 to 6 आवर्स के बाद आपके पेट में जो भी आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाता है कम्प्लीटली और 6 से 8 घंटे पर आपको फिर से भूख लगने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि अब आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज़ होने लगती है। इसके बाद आपकी ब्लड जो है वो एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन यूज़ करता है आपके लिवर और मसल से। इसके बाद जब वो लिवर और मसल के ग्लाइकोजन पूरी तरीके से यूज़ कर लेता है ग्लूकोज बनाने के लिए, तो तीसरे मरहले में वो अपने जिस्म की चर्बी को यूज़ करता है, यानी कि फ़ैट्स की तरफ आता है और ये फ़ैट्स को ब्रेक डाउन करके एनर्जी ऑब्टेन करता है। इसीलिए अगर आप रोज़े के दिनों में सही और प्रॉपर तरीके से फ़ैट्स यूज़ करते हैं तो ग्रेजुअली आप अपने बॉडी के लिपिड लेवल को कम कर पाएंगे। लिपिड लेवल कम होगा तो ग्रेजुअली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहने लगेगा और बहुत सारे आपके हार्ट डिजीज़ जिसमें कि आर्टरीज़ में आपके क्लॉट बन जाती हैं, ऐसे बहुत सारे हार्ट डिजीज़ इसके वजह से जैसे हार्ट अटैक, एंजाइना, ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं आप। तीसरा है कंट्रोलिंग योर वेट एंड एपेटाइट। आपने ये नोटिस किया होगा कि शुरू के 3-4 रोज़े में आपको 6 से 8 घंटे के बाद भूख लगने लगती है, लेकिन
नेक्स्ट रोज़े में आप ये महसूस करते हैं कि आप अब भूख की एहसास अब आपको नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉडी ग्रेजुअली अपने आप को इस फास्टिंग पीरियड से अपने आप को यूज़ टू कर लेती है। ऑल्सो जो स्टमक का साइज़ होता है वो ग्रेजुअली श्रिंक होने लगता है विद इन 1 वीक। तो स्टमक आपका छोटा हो जाता है। इससे आपको इफ्तार के बाद थोड़ा सा ही खाने के बाद फुल फील होता है। तो इस तरीके से आप अपना वेट भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपना एपेटाइट भी सप्रेस कर सकते हैं। चौथा है आपकी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कोविड के बाद सबको पता है कि इम्यूनिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। सारे इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए इम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोज़े की हालत में आपके जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती हैं वो फास्टिंग में आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इससे रमज़ान का जो पूरा 1 महीना है वो आप अपने वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ करके आने वाले 11 महीने के इन्फेक्शंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। 5वां है डाइजेशन। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे रोज़े का बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप दिन भर भूखे रहते हैं तो आपके जो पेट से गैस्ट्रिक एसिड निकलती है, पैनक्रियाज से बहुत सारे पैनक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जूसेस आपके डिक्रीज़ हो जाते हैं निकलना। इससे आपको बहुत बेनिफिट ऐसे मिलती है कि आप बहुत सारे लोग होंगे उनके एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है और पेट गड़बड़ रहता है, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एक पूरी तरह से अपने आप को रिन्यूअल कर लेती है आने वाले टाइम के लिए। तो आपके डाइजेशन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है रमज़ान के महीने में। 6वां है डायबिटीज़। डायबिटीज़ अगर ब्रॉडली कहें तो डायबिटीज़ बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। टाइप 1 होती है और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ये बचपन से होती है लोगों को और इसमें बॉडी जो है बिल्कुल भी अपनी इंसुलिन नहीं बनाती है। तो बचपन से ही आपको जो है इंसुलिन के इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं बच्चों को और रेगुलर ग्लूकोज की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो अराउंड 40 इयर्स की उम्र से डिटेक्ट होती है और इसमें आपकी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है पर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बॉडी में कम हो जाती है। यानी कि इंसुलिन हार्मोन तो पैनक्रियाज निकालता है लेकिन आपके रिसेप्टर्स जो हैं सेंसिटाइज नहीं रहते। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं जैसे कि एनवायरमेंटल कॉजेज़, खाने का तरीका, लाइफस्टाइल। तो रमज़ान के महीने में जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो फास्टिंग के पीरियड में इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो जो अब आपकी बॉडी में थोड़ी बहुत भी इंसुलिन निकलती है तो रिसेप्टर्स के इंक्रीज़ होने की वजह से उतनी ही इंसुलिन ज़्यादा रिसेप्टर्स पे बाइंड करती है। तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जो बॉडी जा रही थी वो रिवर्स हो जाती है, आपकी बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव हो जाती है। तो अगर आप डायबिटिक होने के एट रिस्क में हैं तो आप वापस से नॉर्मल हो जाएंगे, और अगर ऑलरेडी आप डायबिटिक हैं तो आपकी जो ड्रग है जो आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आप ऑलरेडी इंसुलिन पे हैं तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ऐसे में डायबिटीज़ को भी बहुत बैलेंस करती है फास्टिंग। 7वां है हेल्दियर ब्रेन। रोज़ा जो है वो हमारे दिमागी हालत को भी बहुत बेहतर बनाता है। रोज़ा रखने से ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर पर बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है और इससे ये पाया गया है कि फास्टिंग के दौरान हमारे ब्रेन सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। इसीलिए फास्टिंग से आपके बॉडी में और भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आपको एक वेलबींग, हैप्पीनेस और एक सेटिस्फाइड लाइफ फील कराती है जो कि हम रमज़ान के महीने में फील कर सकते हैं। फिर है कैंसर प्रिवेंशन। एक जापानीज साइंटिस्ट ने हमें एक कंसेप्ट बताया है जिसका नाम है ऑटोफेगी। इसका मतलब है बॉडी अपने ही कुछ ख़तरनाक सेल्स को खा लेती है। जो बॉडी को लगती है कि ये आने वाले टाइम पे अपनी तादाद इतना बढ़ा लेगा कि उससे कैंसर हो जाएगा, तो बॉडी अपने अल्लाह ने ऐसा बनाया है हमें कि हमारी बॉडी एक्टिवेट कर लेती है अपने आप को और ऐसे सेल्स को टाइम से पहले ही खा लेती है। तो फास्टिंग जो है वो इस प्रोसेस को और प्रमोट करता है। अगर हम रोज़ा रखते हैं और अगर लंबे समय के लिए रोज़ा रखते हैं तो हमारी बॉडी अपने ऐसे सेल्स को ज़्यादा स्पीडली खाती है। तो अगर कैंसर होने का रिस्क है या फिर ऑलरेडी किसी को कोई ट्यूमर बन चुका है
तो ये बहुत ऑब्वियस है कि बॉडी अपने आप उस सेल को खा के उसका साइज़ कम कर देगी। फिर है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो है ये एक ऐसा वाइटल हार्मोन है हमारे बॉडी के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये हार्मोन 2 ही कंडीशंस में बॉडी रिलीज़ करती है, एक तो है फास्टिंग और दूसरा एक्सरसाइज। ये ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल ऐसे प्ले करती है कि ये एंटी एजिंग, आपके बॉडी में एंटी एजिंग करवाती है। मतलब एज तो एकदम से नहीं, एंटी एजिंग का मतलब ये नहीं है कि ये एकदम से आपको यंग कर देगी, बट ये है कि आपकी एज प्रोसेस को ये हार्मोन डिले कर देती है। कैसे डिले करती है? तो ये जो मसल वेस्टिंग आपकी बॉडी में ग्रेजुअली होती है, जिससे हम धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं, इसको प्रिवेंट करती है ग्रोथ हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। इससे आपके बॉडी में अगर कोई सूजन है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होती है, बहुत सारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, इडीमा पूरे बॉडी में, पैरों में, ये सब रहता है। तो ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा निकलने से आपकी ये इडीमा वाली दिक्कत, सूजन वाली दिक्कत कम हो जाती है। तो ये तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो गए, जिससे आप ये नोटिस करेंगे कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन को फास्टिंग जो है वो कंसंट्रेट करती है। ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट डालती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफ़ेक्ट डालती है, आपके मसल्स पे भी इफ़ेक्ट डालती है। तो अब मैं कुछ हेल्थ एडवाइसेस देना चाहूँगी यहाँ पे जो भी लोग हैं रमज़ान के लिए। तो पहला हेल्थ एडवाइस है कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। जो इफ़्तार से सहरी के दरमियान जो वक्त है आपके पास, उस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक करें। जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं सहरी तक। इससे आपका बॉडी जो है फास्टिंग वाले पीरियड में हाइड्रेशन मेंटेन करेगा अपने आप को। दूसरा है कि आप कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, टी, कॉफ़ी, ये सब जितना हो सके सहरी के टाइम अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके बॉडी जो है वो फास्टिंग के पीरियड में भी डिहाइड्रेटेड रहती है। तीसरा है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हम किसे कहते हैं? जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों बैलेंस्ड तरीके से हो सहरी और इफ़्तार में। बहुत सारे लोग सहरी में बहुत ही मतलब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, यानी कि रोटी ले लिया सिर्फ। ऐसा नहीं करना है। आपको रोटी के साथ आप थोड़े से नट्स भी ले लें, 1 गिलास दूध भी ले लें, 1 एग हो सके तो एग ले लें। तो इससे आपका जो मील है वो इफ़्तार और सहरी के टाइम अगर बैलेंस्ड रहेगा तो आप इस पूरे महीने में अपनी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि ये फास्टिंग का पीरियड काफ़ी लंबा रहता है 1 महीने का, तो एट द एंड ऑफ रमज़ान बहुत सारे लोग वीकनेस फील करते हैं। तो क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि बहुत सारी माइक्रोन्यूट्रिएंट और मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर आप बैलेंस्ड मील लेंगे तो ऐसी डेफिशिएंसी आपको नहीं होगी। देन है कि जस्ट आफ्टर इफ़्तार में आप बहुत शरबत का या ऐसी चीज़ ना लें जिसमें रिफ़ाइंड शुगर हो। शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, इससे आपके तुरंत इफ़्तार करने के बाद रैपिडली जो है शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाती है। डायबिटिक्स में ये बहुत रिस्की भी होता है, क्योंकि एकदम से आपकी शुगर लेवल बढ़ी और इफ़्तार के बाद आपको फुल फील हुआ, फिर आपने एकदम ख़त्म कर दी, सहरी तक आते आते आप फिर हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे और नेक्स्ट डे का रोज़ा आपका चला जाएगा। फिर आप लाइट वॉक कर सकते हैं, लाइट वर्कआउट करें, तरावी पढ़ें। अवॉइड करें डीप फ्राइड फूड्स। डीप फ्राइड फूड्स अक्सर जितने लोग हैं सबके यहाँ फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो डीप फ्राइड फूड्स को आप बेक्ड फूड से रिप्लेस कर सकते हैं या शैलो फ्राई करें। इसके बाद है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे होंगे जिनके यहाँ फ्राई करने के लिए कढ़ाई भर के पूरे तेल यूज़ की जाती है, नेक्स्ट डे फिर अगेन वही तेल रिपीटली यूज़ की जाती है। ये जो तेल है ये एक बार यूज़ होने के बाद रैंसिडिटी आ जाती है इसमें हमें टेस्ट नहीं पता चलेगा, पर इसमें ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जो आगे जाके आपके कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस बनाती हैं। तो ऐसा तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये हम पूरे रमज़ान फास्टिंग के पीरियड में इतना अनहेल्दी तेल यूज़ करके अपनी बॉडी को डैमेज कर लेते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप ये ना करके तेल कम लें, कढ़ाई में भरें और चीज़ों को शैलो फ्राई करें
और जो तेल अगर फिर भी बच गया तो आपकी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप उस तेल को डिस्कार्ड कर दें। जब आप एक बार डिस्कार्ड करेंगे तो आप खुद दोबारा जो है इतना तेल भरने की हिम्मत ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तेल आप समझ सकते हैं आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाएं आप, क्योंकि फ्रूट्स में जूसेस के कंपैरेटिवली फ़ाइबर होता है। तो फाइबर जब हम लेते हैं तो फ्रूट से हमारे ब्लड ग्लूकोज इतना जल्दी शूट अप नहीं करती है, क्योंकि फाइबर्स जो है वो ग्लूकोज को बांधे रखती है। लेकिन अगर हम जूस ले लेते हैं तो वही प्योर ग्लूकोज होता है, उसमें सुक्रोज भी मिला लेते हैं, एडेड शुगर्स रहती हैं, तो आपका ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है। तो ये कुछ हेल्थ एडवाइजेस थी जो अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो एक हेल्दियर लाइफस्टाइल आप रमज़ान में अटेंड कर पाएंगे और रमज़ान के बाद आप बहुत फिट फील कर पाएंगे। तो ये तो सिर्फ इंसानी मेडिकल डेवलपमेंट और रिसर्च इन्फॉर्मेशन थी जो हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन फ़ंडामेंटल चीज़ जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताया है और वो कभी नहीं बदलेगा। जब से इंसानियत आई है और क़यामत तक ये देयर विल बी नो चेंजेस एट ऑल। पूरी दुनिया के इंसानों की अकल जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पे हमारे नबियों की अकल की शुरुआत होती है। इससे ये साबित है कि बातें हमें ये सब समझ में आए या ना आए, इस्लामी तालीम पर चलना वाजिब है और यही हमारा ईमान है। ये तालीम बच्चों के लिए भी है, जवानों के लिए भी हैं, औरतों और मर्दों के लिए भी हैं। इसी रोशनी में हम सबको चलना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, आप सब की आमद का शुक्रिया। हम सबको अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़े रखने की तौफ़ीक फ़रमाए और दुआ करें रमज़ान का महीना खैर व बरकत वाला हो। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना है हेल्थ रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। Jazakallahu khairan kaseera, ma'am. May we be able to implement upon your advices and stay healthy throughout Ramadan so that we may make the most of it. Now it's time for the question and answer session. कुछ सवालात हमारे पास हैं, जिसमें से पहला जो सवाल है वो सिस्टर नाज की तरफ से है, जो कि एक होम मेकर हैं। इनका सवाल ये है कि इज़ इट फाइन टू फास्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मीन्स इज़ देयर नॉट एनी हेल्थ रिस्क फॉर द बेबी व्हेन वी फास्ट। क्या प्रेगनेंसी के दौरान फास्टिंग ठीक है, और अगर एक प्रेग्नेंट लेडी रोज़े रख रही है तो बेबी को कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं होगा? देखिए, रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है ये तो मैं उलेमाओं पे छोड़ती हूँ, लेकिन मेरी एडवाइस ज़रूर मैं दूंगी, हेल्थ एडवाइस, कि प्रेग्नेंट पेशेंट अगर कोई है तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सीवियर एनीमिक पेशेंट हो, उसके ऑलरेडी प्रेगनेंसी प्रॉब्लमेटिक हो, उसके यूएसजीज सीरियल यूएसजीज में कुछ ऐसा आया है जिससे उसके फीटस में प्रॉब्लम है, और या फिर मरीज़ जो है वो हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक भी हो सकती हैं, थायराइड की, अपने मेडिकल एक्सपर्ट से कंसल्ट करें कि वो फ़िज़िकली फ़िट हैं कि नहीं। अगर वो फ़िज़िकली फ़िट हैं तो रोज़ा रखने में प्रेग्नेंट पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तो फास्टिंग पीरियड भी बहुत लिमिटेड होता है, और इस दौरान जो है प्रेग्नेंट पेशेंट जो है उनको एक और प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लोगों को होती है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम। अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है तो ऑब्वियसली वो रोज़ा नहीं रख पाएंगी। तो अगर उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और उनके डॉक्टर उनको एडवाइस कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो रोज़ा रख सकती हैं। जज़ाकल्लाह खैर मैम, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर रोज़ी की तरफ से, जो कि अगेन एक होम मेकर हैं। इनका सवाल है कि रमज़ान के मुसलसल 10-15 रोज़ों के बाद मुझे नर्व इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, स्पेशली सर्वाइकल पेन, तो मुझे डॉक्टर्स रोज़ा गैप करके रखने को कहते हैं। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे रोज़े छूटने नहीं पाएँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रमज़ान में अगर आप सही तरीके से डाइट अपनी नहीं लेंगे तो कुछ दिनों बाद आप वीकनेस फील करेंगे। नॉर्मली तो आपको ये सर्वाइकल वाली एपिसोड इसलिए नहीं होती क्योंकि आप इतना लंबा फास्टिंग पीरियड नहीं रहता। शुरू के 15 रोज़े के बाद मुझे लगता है आपको कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके नर्व्स कमज़ोर हो जाते हैं और आपको सर्वाइकल प्रेसिपिटेट होता है। तो इसके लिए आप कुछ मेडिसिन्स हैं वो आप ले सकती हैं,
और अपने डॉक्टर से भी मिल सकती हैं कि ऐसा इशू है आपका। मुझे नहीं लगता कि ऐसा इशू होगा जो नहीं सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर्स के हाथ में है ये इशू सॉल्व करना, तो आप कभी भी कंसल्ट कर सकती हैं, इट विल बी सॉल्व्ड। मेनली ये डेफिशिएंसी के वजह से ही होती है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टर नाजिया का, जो कि एक टीचर हैं। उनका सवाल है कि जैसा कि हम सब जानते हैं रमज़ान अजीम महीना है जिसके हर मोमेंट हमें एक्टिव रहना डिमांड करता है, बट सेहत साथ नहीं देती है वीकनेसेस की वजह से। कुछ रोज़े रखने के बाद वीकनेस हो जाती है। प्लीज़ सजेस्ट समथिंग कि वीकनेस ना हो और पूरे महीने अच्छी इबादत कर सकें। सिमिलर सवाल है सिस्टर साइमा का, जो कि एक स्टूडेंट है। देखिए, सहरी में हम 2 तरह का खाना ले सकते हैं। सहरी में एक होता है, एक मेडिकल टर्म में हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं कि कुछ चीज़ों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है, कुछ की हाई होती है। आपके लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं कि अगर मैं वाइट राइस खाती हूँ तो मेरा इमीडिएटली तो शुगर बढ़ जाएगा, पर कुछ टाइम बाद वो डिप होगा और मुझे वीकनेस फील होगी। अगर मैं ब्राउन राइस खाती हूँ तो मेरा इमीडिएटली शुगर एक लेवल तक ही बढ़ेगा और उसी लेवल तक ये कॉन्स्टेंटली पूरे दिन रहेगा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि सहरी में ऐसी चीज़ें लें जैसे कि एग हो गया, हाँ, बाउल ऑफ दलिया आप ले सकते हैं, रोटी आप ज़्यादा से ज़्यादा खा सकती हैं, नट्स ले सकती हैं, दूध पी सकती हैं। ऐसी चीज़ों की ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसी होती है कि थ्रू आउट द डे आपके बॉडी में एक एनर्जी बनी रहेगी। तरबूज लोग रोज़े में बहुत लेते हैं। तरबूज ऐसी चीज़ है जो इंस्टेंटली आपका शुगर बढ़ाती है और थ्रू आउट द डे आपको फिर वीक फील कराती है। बहुत सारे लोग तरबूज को बहुत बेनिफिशियल समझते हैं, तो इसके लिए मैं इसके साथ का एक और है खरबूज। वो अगर आप खाएंगे तो आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसी रहेगी कि थ्रू आउट द डे आपको एक कांस्टेंट लेवल का मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है खजूर। आप खजूर 4-5 खजूर सहरी में और 4-5 खजूर इफ्तार में विथ एग खाएं, तो इससे अच्छा आपको एनर्जी और किसी से नहीं मिल सकती। जज़ाकल्लाह खैर मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नुसरत जमील का, जो कि अगेन एक होम मेकर हैं। इनका सवाल है कि ड्यूरिंग फास्टिंग जब मैं बेबी को फीड कराती हूँ तो कंपैरेटिवली थोड़ा प्यास ज़्यादा लगती है, साथ ही साथ बोन्स में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि पेन और क्रैम्प्स। प्लीज़ गाइड अस इन दिस मैटर। जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें हमारे नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में 600 कैलोरी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि आपके बॉडी से कैल्शियम और सब कुछ कंटिन्यूसली निकल रहा है, तो आपको इनटेक सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत रहती है। तो जो भी फीडिंग फीमेल्स हैं वो एडिशनल कैल्शियम और आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट्स तो ले ही लें, इसके अलावा दूध और ऐसी चीज़ें, एक गोंद आता है डाइट में, आप सबको पता ही होगा। गोंद जो है वो फीडिंग फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत रिच होता है और हड्डियां जो कमज़ोर हो जाती हैं ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स में, उनको इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो बिल्कुल ये सब चीज़ें अपने डाइट में लें और अपने मेडिकल एक्सपर्ट से अच्छी दवाई लिखवाएं। जज़ाकल्लाह खैर मैम। नेक्स्ट जो सवाल है वो सिस्टर फौजिया का है। इनका सवाल ये है कि इफ़ आई वांट टू परफॉर्म उम्रा, कैन आई टेक पिल्स फॉर डिलेइंग पीरियड्स? प्लीज़ गाइड अस, इज़ देयर नो एनी हेल्थ इशू इन टेकिंग इट? सिस्टर का सवाल ये है कि अगर वो उम्रे पे जा रही हैं तो क्या वो पीरियड्स को डिले करने के लिए कोई दवाई या कोई पिल्स ले सकती हैं, और अगर ले रही हैं तो क्या उसके कोई हेल्थ रिस्क, उसके बाद उसका कोई हेल्थ रिस्क तो नहीं होगा? देखिए, उम्रा में इंसान बार बार तो जाता नहीं है, वंस इन अ ईयर लोग जाते हैं या वंस इन 6-7 ईयर्स। तो बिल्कुल आप अगर इबादत के नज़र से देखते हैं तो अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप वहाँ पे इबादत में लगाएं तो आप पिल्स ले सकते हैं, और एक बार पिल्स लेने में ऐसी कोई हेल्थ पे असर नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। जज़ाकल्लाह खैर मैम। इंडीड इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन एंड आप सबके सवालात भी बहुत ज़्यादा ही थॉटफुल थे।
अल्लाह से दुआ है कि हम रमज़ान का वेलकम खुलूस के साथ करें और अपनी प्लानिंग्स इतनी परफेक्ट कर लें कि रमज़ान के वर्चूज़ को बेहतरीन तरीके से अवेल कर सकें। मे अल्लाह असिस्ट अस इन फास्टिंग एंड स्टैंडिंग इन प्रेयर ड्यूरिंग द नाइट। मे आवर रब बी प्लीज्ड विद अस एंड ग्रांट अस जन्नह इन रिटर्न। आमीन या रब्बल आलमीन। असल में हम इसलिए रोज़ा नहीं रखते हैं क्योंकि इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, बल्कि इसलिए ताकि हम अपने रब की फर्माबरदार बंदियाँ बन जाएं और उससे राज़ी कर लें। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसके कमांडमेंट्स को फॉलो करने में ना सिर्फ स्पिरिचुअल बल्कि मेंटल और फिज़िकल बेनिफिट्स भी हैं। अल्लाह से दुआ है कि हम रमज़ान की प्लानिंग और प्रिपरेशंस खूब अच्छी तरह करें, रमज़ान की टीचिंग्स को रिटेन कर सकें और अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर अपनी लाइफ्स को उसी तरह से मोल्ड कर लें। अल्लाह से दुआ है कि ये रमज़ान हमारी अब तक की लाइफ का बेस्ट रमज़ान बन जाए, इस बाबरकत महीने की खैर हम तक पहुँच जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैहि। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।